Hello everyone, in this series of videos we are going to discuss law of torts. So first of all we'll try and understand the meaning of torts. So torts is basically a system of laws. ठीक है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ लॉज, एक ऐसा इंट्रिकेट सिस्टम ऑफ लॉज जिसमें अगर एक पर्सन, मान लो ए है, ही इज कॉजिंग हार्म टू बी, ठीक है, A है, he is causing harm to B, then in this case B can file a civil suit against A. So basically torts is a system of laws which allows a person who has suffered certain harm due to the act of another person, he can sue that person for damages. Okay, so अगर एक person है A, उसने harm suffer किया है because of the acts of B, तो उस केस में ए जो है वो बी को सू कर सकता है, उसके अगेंस्ट सिविल सूट फाइल कर सकता है टू क्लेम डैमेजेस. So this is possible because of the torts, or it is also called tortious liability. अब तुमने अगर ध्यान दिया हो, तुम्हारे जो क्रिमिनल लॉज है वो मोस्टली कोडिफाइड है. फॉर इंस्टेंस योर आईपीसी, सीआरपीसी, देन देयर इज दिस एविडेंस एक्ट, ठीक है, जो स्पेसिफिकली एविडेंस लेने का प्रोसीजर गवर्न करता है. देन देयर आर सर्टन लॉज विच आर कोडिफाइड कवरिंग सिविल एस्पेक्ट्स एज वेल, जैसे कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, एसआरए हो गया, देन देयर इज कंपनी लॉ, टैक्सेशन लॉ. तो मोस्टली लॉज तुम्हारे कोडिफाइड हैं, ठीक है. बट अगर हम टॉर्ट्स की बात करें, इट इज एन अनकोडिफाइड लॉ. ठीक है, तो ये तुम्हारा अनकोडिफाइड है. दिस इज लार्जली अनकोडिफाइड, एंड बिकॉज दिस इज अनकोडिफाइड इट इज डिफिकल्ट टू नो द नेचर ऑफ दिस लॉ, राइट. ठीक है, टॉर्ट्स है वो लार्जली अनकोडिफाइड है, इसलिए इसकी एग्जैक्ट नेचर क्या है, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, वो डिटर्मिन करना बहुत डिफिकल्ट है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड टॉर्ट, इट हैज कम फ्रॉम अ लैटिन टर्म टॉर्टम. ये जो टॉट है ये अपने आप में एक फ्रेंच टर्म है, एंड इट हैज कम फ्रॉम अ लैटिन टर्म विच इज टॉटम, विच मीन्स ट्विस्टेड, crooked or unlawful. Now this word tort was used for the first time in the case of Bolton versus Hardy. This case was decided in 1597 and इसमें for the very first time the word tort was used. In fact, in Indian scenario, there is a case of Jaya Lakshmi Salt Works Private Limited versus State of Gujarat of 1994. This was decided in 1994. So in this case, the Apex Court observed that tort means breach of duty leading towards damage. Tort means breach of duty leading towards damage. टॉर्ट मीन्स ब्रीच ऑफ ड्यूटी लीडिंग टुवर्ड्स डैमेज. अब ये टॉर्ट वर्ड को हम इतना डिटेल में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है टॉर्ट का ये मीनिंग कहाँ गिवन है या टॉर्ट की ये डेफिनेशन कहाँ गिवन है. सो उनके कंटेक्स्ट में हमें पता होना चाहिए कि किसने क्या डेफिनेशन दी है या किस केस में कौन सी डेफिनेशन दी गई है. लेट अस डिस्कस सम मोर डेफिनेशंस ऑफ टॉर्ट. So under section 2M, 2 clause M of the Limitation Act of 1963, tort means a civil wrong which is not exclusively a breach of contract or a breach of trust. अब जो tort की definition है, तुम आगे भी जो jurist की definition देखोगे उसमें जो टॉर्ट है उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से अलग रखकर चल रहे हैं. ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अलावा जो ब्रीचेस होते हैं या जो रॉन्गफुल एक्ट्स होते हैं जिनमें सिविल रेमेडीज अवेलेबल होती है, उन सबको हम टॉर्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं. ठीक है, सो योर सेक्शन 2 clause M of the Limitation Act defines tort as a civil wrong which is not exclusively a breach of contract or a breach of trust.
सो लिमिटेशन एक्ट की डेफिनेशन के कंटेक्स्ट में याद रखना दैट इट इज एक्सक्लूसिवली डिफाइनिंग द वर्ड टॉट इन कंटेक्स्ट ऑफ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ salmond, it is a civil wrong for which the remedy is a common law action for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of contract or the breach of trust or other merely equitable obligation. Now here the definition states that it is a law action for unliquidated damages. अब यहाँ पर एक बार unliquidated damages क्या होते हैं वो समझते हैं. टॉर्ट की जब हम बात करें तो उसमें जो डैमेजेस इन्वॉल्व होते हैं दे आर इन द नेचर ऑफ अनलिक्विडेटेड फॉर्म. ठीक है, वहीं अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उसमें जो डैमेजेस होते हैं वो लिक्विडेटेड फॉर्म में होते हैं. इसमें डिफरेंस ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो डैमेजेस होते हैं, जो डैमेजेस मिलने होते हैं एक पार्टी को ऑन द इवेंट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो प्री डिटर्मिन्ड होते हैं. बट टॉर्ट में डैमेजेस जो होते हैं वो कभी भी प्री डिटर्मिन्ड नहीं होते हैं एंड कोर्ट अपने एंड से डिसाइड करता है कि कितना डैमेज किस पार्टी को मिलना चाहिए. सो इन दैट सेंस द डैमेजेस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट इज अनलिक्विडेटेड. अब यही अगर हम फ्रेजर की डेफिनेशन की बात करें, इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ राइट इन रेम of a private individual giving a right of compensation at the suit of the injured party. So Fraser के context में तुम एक distinguishing factor जो है definition का वो ये याद रख सकते हो कि it is talking about right in rem. जो tort है उसको equitable मान रहे हैं right in rem Fraser. ठीक है. Next, when we look at the definition of Pollock, every tort is an act or omission not being merely the breach of duty arising out of a personal relation or undertaken by contract. कॉन्ट्रैक्ट और पर्सनल रिलेशन के अलावा भी कोई पर्सन अगर कोई ऐसा एक्ट और ओमिशन करता है विच इज रिलेटेड टू हार्म वेदर देयर बी मेजरेबल एक्चुअल डैमेज और नॉट सफर्ड बाय अ डिटर्मिनेट पर्सन. ठीक है, दैट मीन्स जो पर्सन है वो डिटर्मिनेट है, जो विक्टिम है इस केस में दैट इज अ डिटर्मिनेट पर्सन. ठीक है, अब यहाँ पर जो हार्म है दैट मे बी मेजरेबल और दैट मे नॉट बी मेजरेबल. हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में डिटर्मिन कर सकते हैं कि डैमेज कितना है या फिर नहीं कर सकते, डजंट मैटर. बट एवरी टॉर्ट इज एन एक्ट और ओमिशन जो कि सिर्फ पर्सनल रिलेशन और कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा, बट किसी भी सेंस में अगर कोई पर्सन एक हार्म सफर कर रहा है एंड दैट पर्सन हु इज सफरिंग हार्म इज अ डिटर्मिनेट पर्सन, देन अकॉर्डिंग टू पॉलक दैट पर्टिकुलर एक्ट और ओमिशन इज टर्म्ड एज टॉर्ट. ठीक है, एक्चुअली जो पॉलक की डेफिनेशन है अगर तुम ध्यान से देखोगे बाकी ज्यूरिस्ट की डेफिनेशन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा क्लोज है टॉर्ट के एक्चुअल नेचर और मीनिंग के कंटेक्स्ट में. फॉर इंस्टेंस अगर हम फ्रेजर की डेफिनेशन की बात करें वो सिर्फ राइट एंड रेम की बात कर रहे हैं. ठीक है, बट अगर हम सैलमंड की बात करें तो यहाँ पर मेनली अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात हुई है एंड सैलमंड इज ऑल्सो कंपेयरिंग टॉर्ट्स विद हार्म्स अदर दैन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ठीक है, तो पॉलक की डेफिनेशन काफी क्लोज है टू द एक्चुअल नेचर एंड इंग्रेडिएंट्स ऑफ द वर्ड टॉर्ट. नाउ कमिंग टू विनफील्ड्स डेफिनेशन, tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by the law. This duty is towards persons generally and its breach is redressable by an action for unliquidated damages. So Winfield भी unliquidated damages की बात कर रहे हैं जैसे कि सैलमन ने करी है, बट यहाँ पर बात हुई है दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स पर्सन्स जनरली. सो यहाँ पर ये राइट इन पर्सोनम की तो बात कर ही रहे हैं, बट साथ ही साथ राइट इन रेम की भी बात हुई है. ठीक है, टुवर्ड्स पर्सन्स जनरली tortious liability arises from the breach of a duty primarily fixed by the law. So Winfield basically इस चीज की बात कर रहे हैं कि जो breach of duty हुई है that has been fixed by the law, that has somewhere been defined और उस duty का breach हो रहा है. ठीक है, and accordingly unliquidated damages can be awarded. ठीक है, बट यहाँ पर जो विनफील्ड के लिए एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है वो ये है कि उन्होंने बोला है कि वो जो ड्यूटी है दैट इज फिक्स्ड बाय द लॉ, बट अभी हमने ऊपर देखा कि टॉर्ट इज जनरली अनकोडिफाइड इन नेचर. ठीक है, सो यहाँ पर जो विनफील्ड बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि द ड्यूटी इज प्राइमरली फिक्स्ड बाय द लॉ. बट यहाँ पर ड्यूटी के कंटेक्स्ट में एक चीज याद रखो, ये हमारा होफेल्डियन एनालिसिस से भी रिलेटेड है. दैट मीन्स विद एवरी राइट कम्स कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी. ठीक है, सिमिलरली अगर कोई भी पर्सन है उसकी ड्यूटी होती है टुवर्ड्स अ वर्ल्ड एट लार्ज, तो यहाँ पर ये उस ड्यूटी की बात कर रहा है एंड दिस ड्यूटी इज ऑलवेज फिक्स्ड बाय द लॉ. ठीक है, सो यहाँ पर जो ड्यूटी की बात हुई है दैट इज फिक्स्ड बाय द लॉ.
नाउ लॉर्ड डेनिंग की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, द प्रोविंस ऑफ टॉट इज टू एलोकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंजूरियस कंडक्ट. And Keaton defines tort as a body of law concerned with granting or denying claims of individuals or impersonal legal entities against each other for award of damages or other forms of legal relief. Keaton ने basically other forms of legal relief की भी बात करी है. ठीक है, अभी हम यहाँ पर आ गए हैं अदर फॉर्म्स ऑफ लीगल रिलीफ, तो एक बार ये भी देख लेते हैं. जब हम टॉर्शियस लाइबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें हमने अभी हर जगह देखा कि डैमेजेस होते हैं. So one form of relief involved in tortious liability is damages. कोई भी पर्सन अगर किसी को इंजरी कॉज कर रहा है तो उसके कंटेक्स्ट में उसको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे. दैट इज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ लीगल रिलीफ. सेकेंड जो फॉर्म ऑफ लीगल रिलीफ इन्वॉल्व होती है दैट इज इंजंक्शन. मान लो कोई न्यूसेंस कॉज कर रहा है तो उस केस में उस पर्सन के अगेंस्ट इंजंक्शन भी लिया जा सकता है. Third form of relief is restitution of property. किसी ने किसी की प्रॉपर्टी ऐसे ही रख ली अपने पास तो उसको वो प्रॉपर्टी रेस्टिट्यूट करनी पड़ेगी, उसको वापस करनी पड़ेगी. दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लीगल रिलीफ. देन देयर कैन बी सर्टन एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज जो कि कोर्ट नहीं ऑफर करता है, बट जिस पर्सन के अगेंस्ट हार्म कॉज हुआ है वो खुद इन्हें एक्सरसाइज कर सकता है. दीज आर री एंट्री ऑन लैंड, एक्सपल्शन ऑफ ट्रेसपासर, then recapture of goods, abatement of nuisance, तो ये भी कुछ फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज हैं जो कि एक पर्सन खुद एक्सरसाइज कर सकता है अगेंस्ट द टॉर्टफीजर. नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट अराइजेस हियर इज दैट वेदर वी आर डीलिंग विद लॉ ऑफ टॉर्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स. दोनों में डिफरेंस है, सिर्फ एक एस का डिफरेंस नहीं है, बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एज वेल. हम लॉ ऑफ टॉर्ट से डील कर रहे हैं अभी या फिर हम लॉ ऑफ टॉर्ट से डील कर रहे हैं. अब अगर हम लॉ ऑफ टॉर्ट की बात करें, लॉ ऑफ टॉर्ट के बेसिकली सपोर्टर्स हैं विनफील्ड एंड पॉलक. And law of tort basically states that all unjustifiable harms are tortious. तो ध्यान से समझो थोड़ा इन दो पॉइंट्स ऑफ व्यू को. हम लॉ ऑफ टॉर्ट में बोल रहे हैं, सिर्फ एक केस का डिफरेंस नहीं है, उसके अलावा थोड़ा समझो इस चीज़ को. लॉ ऑफ टॉर्ट बेसिकली विनफील्ड एंड पॉलक इसके सपोर्टर एंड इट स्टेट्स दैट ऑल अनजस्टिफिएबल हार्म्स आर टॉर्शियस. ठीक है, हम जिस भी हार्म को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, एक लीगल सेंस में उसको नहीं बता पा रहे हैं, वो सभी टॉर्शियस है. दैट मीन्स वी आर नॉट क्रिएटिंग अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस. ठीक है, हम कुछ कुछ कैटेगरीज नहीं बना रहे और हम उसमें ये नहीं बोल रहे हैं कि अगर ये पर्टिकुलर कैटेगरी का ऑफेंस कमिट हुआ है या ये पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्ट या ओमिशन से तभी वो टॉर्ट कमिट हुआ है. ठीक है, कोई भी ऐसा हार्म जिसको हम जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं वो क्या है, वो टॉर्शियस है. अब इस थियोरी का एडवांटेज ये है कि इससे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टॉर्शियस लाइबिलिटीज टाइम टू टाइम इमर्ज हो सकती है. फॉर इंस्टेंस इंडियन कंटेक्स्ट में एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इमर्ज हुई है. देन डुनॉग वर्सेस स्टीवेंसन के कंटेक्स्ट में एक मैन्युफैक्चरर की लाइबिलिटी इमर्ज हुई है. जो लॉ ऑफ टॉर्ट है उसको एक फ्लेक्सिबल नेचर दे दिया गया. ठीक है, बट वही अगर हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात करें, दिस थियोरी हैज बीन propounded बाय सैलमंड. And he states that law of torts is a neat or clear set of pigeonholes, each containing a specific or labeled tort. ठीक है, ये कुछ पिजन होल्स क्रिएटेड हैं, उसमें स्पेसिफिक टॉर्ट्स डिफाइंड है या फिर जो टॉर्ट्स हैं वो ऑलरेडी लेबल्ड हैं.
ठीक है। सो सैलमन के अकॉर्डिंग ऑलरेडी कुछ टॉर्शियस लाइबिलिटीज डिफाइंड है, फॉर इंस्टेंस असॉल्ट हो गया, बैटरी हो गया, स्लैंडर हो गया। तो ये जो हार्म्स हैं, ये जो रॉन्गफुल एक्ट्स हैं, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, कुछ पिजन होल्स ऑलरेडी डिफाइंड है, और कोई भी अगर नया हार्म कॉज हो रहा है, ठीक है, हम उसको देखते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स अगर किसी एग्जिस्टिंग सेट ऑफ टॉर्शियस लाइबिलिटी से मैच करती है तो हम उसको उस पिजन होल में डाल देते हैं सिंपली। ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली पिजन होल्स क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो नया कोई टॉट जल्दी से नहीं लाया जा सकता है अनलेस देर आर मल्टीपल केसेस रिगार्डिंग दैट। उस कंटेक्स में एक नया पिजन होल क्रिएट किया जा सकता है, एक नई पूरी कैटेगरी क्रिएट की जा सकती है, बिकॉज अगर हम एक पिजन होल क्रिएट करने की बात करें देन वी आर सेइंग दैट वी आर क्रिएटिंग अ कम्प्लीटली न्यू कैटेगरी ऑफ थॉट्स। ठीक है। तो उस सेंस में सैलमन का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जितने भी टॉर्शियस एक्ट्स या ओमिशंस हैं, हम उनको बेसिकली अगर कैटेगराइज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग टॉर्शियस लाइबिलिटी के कंटेक्स में, then only we will say that it is a tortious act, otherwise not. Now, this theory of Salmon was supported by Jenks and Glanville Williams. ठीक है, जेंक्स और ग्लैमविल विलियम्स ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया, बट साथ में उन्होंने अपना एक एडिशन दिया और उन्होंने बोला कि जो सैलमन है उसके अकॉर्डिंग जो लेबल्स है वो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, बट इनके अकॉर्डिंग न्यू लेबल्स ऐड किए जा सकते हैं, दैट मीन्स न्यू फॉर्म्स ऑफ टॉर्शियस लाइबिलिटीज भी ऐड की जा सकती है टू द एग्जिस्टिंग पिजन होल्स। अब हम अगर इसको प्रैक्टिकली देखें तो एक्चुअली दोनों थियोरीज अप्लाई होंगी, क्योंकि अगर हम प्रेजेंट में किसी एक्ट की बात करें तो प्रेजेंट में ऑलरेडी हमारे पास सेट ऑफ पिजन्स ऑफ होल्स हैं, हमारे पास ऑलरेडी कैटेगराइज हैं टॉर्शियस लाइबिलिटीज, हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, एंड हम ट्राई कर देंगे कोई भी अगर केस आ रहा है, कोई भी एक्ट और ओमिशन आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम जो एग्जिस्टिंग एक्ट्स हैं टॉर्शियस लाइबिलिटीज है उसमें हम उसको फिट इन करें। ठीक है। तो अगर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखें तो सैलमन की थ्योरी बहुत अच्छे से अप्लाई हो गई है। ठीक है। बट अगर हम इसको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के कंटेक्स्ट में देखें, दैट मीन्स इफ वी सी द बैकग्राउंड कंटेक्स्ट as well as the future possibilities, then in that context Winfield's theory holds the ground। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप आ जाता है, और ओवर टाइम तुम आगे वाली वीडियोस में भी देखोगे कि कैसे न्यू टॉर्शियस लाइबिलिटीज भी एमर्ज हुई हैं, और वो इसी वजह से हुई है बिकॉज दिस कंसेप्ट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। नाउ लेट्स डिस्कस द जनरल कंडीशंस फॉर अ थॉट। फर्स्ट इज there must be a wrongful act or conduct on the part of the defendant. तो डिफेंडेंट के पार्ट पर एक रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए या एक रॉन्गफुल कंडक्ट होना चाहिए। ठीक है। अब ये रॉन्गफुल एक्ट या ये जो रॉन्गफुल कंडक्ट है इसमें मोटिव होना हो दैट डजंट मैटर। सो प्रेजेंस ऑफ मोटिव और प्रेजेंस ऑफ मेंस rea is not important in tortious liabilities, but some of the tortious liabilities are an exception to this. For example, your malicious prosecution, और डिसीट। ठीक है। ये कुछ ऐसी टॉर्शियस लाइबिलिटीज है जिनमें अगर मेंस rea नहीं है तो ये एक्शनेबल नहीं होता है, ये पनिशेबल नहीं होता है। नॉर्मली मेंस rea इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन टॉर्शियस लाइबिलिटीज। ठीक है। बस एक रॉन्गफुल एक्ट या कंडक्ट होना चाहिए डिपेंडेंट के पार्ट पर। सेकेंड कंडीशन, such an act or omission must result in legal damage to the plaintiff।
ये जो एक्ट है या ये जो ओमिशन है, इससे एक लीगल इंजरी होनी चाहिए, एक लीगल डैमेज होना चाहिए टू द प्लेंटिफ. Now, in this context, there are two concepts that are very important. The first one is injuria sine damnum. This means injury without damage. ठीक है, यहाँ पर याद रखना इंजरी को हम रेफर कर रहे हैं लीगल इंजरी के लिए, बट डैमेज को हम एक नॉर्मल डैमेज के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं. सो देयर मस्ट बी लीगल इंजरी विदाउट डैमेज. दैट मीन्स इफ देयर इज एन एक्चुअल डैमेज और नॉट, दैट डजंट मैटर, लीगल इंजरी मस्ट बी देयर. तो हम जब टॉर्शियस लाइबिलिटी की बात करते हैं उसमें नॉर्मली जो कंसेप्ट फॉलो होता है दैट इज इंजूरिया साइन डैमनम. दैट मीन्स देयर शुड बी अ लीगल इंजरी एंड इफ देयर इज एनी डैमेज इन्वॉल्व्ड और नॉट, दैट डजंट मैटर. And legal injury is caused when legal right of a person is violated. तो यहाँ पर लीगल इंजरी कहाँ से आ रही है? बिकॉज किसी पर्सन का लीगल राइट वायलेट हो रहा है, उसकी वजह से लीगल इंजरी हो रही है. नाउ अ लैंडमार्क केस ऑन दिस एस्पेक्ट इज एशबे वर्सेस वाइट. This was decided in the year 1703. Now the plaintiff in this case is a qualified voter. अब वो वोट डालने गया एक बूथ पर, बट वहाँ का जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने उसको वोट डालने से मना कर दिया. Now in this case he Ashby has the right to vote, right? ठीक है, उसका एक लीगल राइट है, राइट टू वोट, बट उसको मना कर दिया गया वोट डालने से. अब इस कंटेक्स्ट में मे बी वो वोट डालता जब, तो वो जिस भी कैंडिडेट को डालता, मे बी उसके वोट से उतना फर्क नहीं पड़ता, वो जिस कैंडिडेट को डालता वो ऑलरेडी जीत गया हो. बट यहाँ पर एशबी का लीगल राइट वायलेट हुआ है. सो इन द सेंस द कोर्ट हेल्ड दैट इज अमाउंटेड टू एन इंजरी टू द प्लेंटिफ एंड द कोर्ट अवॉर्डेड damages in this case. One more landmark judgment on this aspect is Bhim Singh versus State of J&K. This was decided in the year 1986. In this case, MLA of J&K Assembly was detained by the police illegally. पुलिस ने illegally MLA को detain कर लिया. इस कंटेक्स्ट में भी कोर्ट ने बोला कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट पुलिस ने एक्शन लिया है एंड दैट वाज एन अनलॉफुल एक्शन एंड इलीगल एक्शन. एंड इस कंटेक्स्ट में उसको 50,000 रुपीज का कंपनसेशन अवार्ड हुआ था. अदर एस्पेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट इज डैमनम साइन इंजूरिया. ये इंजूरिया साइन डैमनम का ऑपोजिट ही है, जैसे तुम्हें नाम से भी पता लग रहा होगा. दिस मीन्स डैमेज विदाउट इंजरी. डैमेज विदाउट इंजरी. इसका मतलब ये है कि डिफेंडेंट के एक्ट से प्लेंटिफ को डैमेज तो हो रहा है, डैमेज कैन बी इन एनी सेंस, बट इंजरी नहीं कॉज हो रही है. इंजरी मीन्स लीगल इंजरी नहीं हो रही है. दैट मीन्स द लीगल राइट ऑफ द प्लेंटिफ हैज नॉट बीन वायलेटेड. लीगल राइट इज नॉट वायलेटेड इन दिस केस. सो इस केस में टॉर्शियस लायबिलिटी नहीं अराइज होती है. ठीक है, जो हमारा टॉर्शियस लायबिलिटी का कंसेप्ट है वो हमारा इंजूरिया साइन डैमनम पर वर्क करता है एंड नॉट ऑन द कंसेप्ट ऑफ डैमनम साइन इंजूरिया. दैट मीन्स इफ ओनली डैमेजेस हैज बीन कॉज्ड टू द प्लेंटिफ एंड देयर इज नो वायलेशन ऑफ लीगल राइट, देन नो लायबिलिटी अराइजेस. नाउ अ लैंडमार्क केस ऑन दिस एस्पेक्ट इज Gloucester Grammar School case. This was decided in the year 1510. Now in this case the plaintiffs had a school running. ठीक है, अब प्लेंटिफ्स के स्कूल का जो हेडमास्टर था वो स्कूल से अलग हो गया एंड उसने उसी स्कूल के सामने एक नया स्कूल अपना खुद का खड़ा कर लिया. इनफैक्ट जो प्लेंटिफ के स्कूल से कुछ स्टूडेंट्स, बिकॉज वो हेडमास्टर की रेपुटेशन अच्छी थी, वो उन्होंने खुद को एनरोल कर लिया सामने वाले स्कूल में, हेडमास्टर के स्कूल में. अब इस कंटेक्स्ट में प्लेंटिफ ने सूट फाइल करा डिफेंडेंट के अगेंस्ट फॉर डैमेजेस.
The court held that it is completely normal for a person to compete with his rival. ठीक है, उससे तुम्हें कोई लीगल इंजरी नहीं कॉज हो रही है. अगर तुम किसी अपने राइवल से compete कर रहे हो तो उससे तुम्हारा कोई लीगल राइट नहीं वायलेट हो रहा है. वो उसका भी लीगल राइट है टू एंटर द कॉम्पिटिशन टू रन हिज ओन बिजनेस. तो उस कंटेक्स में डिफेंडेंट ने कोई हार्म कॉज नहीं करा है प्लेंटिफ को. Another landmark case on this aspect is Mogul Steamship Co. versus McGregor Gowan Co. This was decided in the year 1892. अब इस केस में कुछ स्टीमशिप कंपनीज थी, उन्होंने आपस में कंबाइन करके जो प्लेंटिफ की कंपनी है उसको बिल्कुल बिजनेस से बाहर कर दिया. नाउ द प्लेंटिफ फाइल अ केस अगेंस्ट द डिफेंडेंट कंपनीज. तो कोर्ट ने बोला अगेन द सेम प्रिंसिपल कि जो कंपटीशन है उसको आउस्ट करना दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, दैट इज कम्प्लीटली लीगल, और उससे जो प्लेंटिफ है उसका कोई लीगल राइट नहीं वायलेट हो रहा है. ठीक है, उसको मॉनेटरी लॉसेस हो रहे हैं बट उससे उसका कोई लीगल राइट नहीं वायलेट हो रहा है. So the defendants are not responsible in this case. Now there are some more landmark cases on this aspect जो तुम्हारे exam point of view से important है. So please note those cases as well. Chesmo versus Richards. This was decided in the year 1859. Then Acton versus Blundell. This was decided in the year 1848. Then Dixon versus Reuters Telegram Co. This was decided in the year 1877. Then there is this Usha Pain Trivedi versus Bhagya Lakshmi. Chitramandir. This was decided in the year 1978 by Gujarat High Court. Now, in this case, there was a screening of Jai Santoshima, and the plaintiffs filed a case against the screening of Jai Santoshima because they claimed that it hurt their religious feelings. The court observed that hurt to religious feelings is not a civil wrong. ठीक है, सिविल wrongful act नहीं है hurt to religious feelings, and इस context में the suit was not maintainable. Next important case is Bradford Corporation versus Pickles. This was decided in the year 1895. Another important case is Town Area Committee versus Prabhu Dayal. This was decided in the year 1975. In this case, the court observed that if a person has constructed a building illegally and if the municipal corporation goes and demolishes that building, then it has not committed any wrong against the plaintiff. ठीक है, प्लेंटिफ की कोई बिल्डिंग है वो इलीगली कंस्ट्रक्टेड है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर उसको डिमोलिश करती है दैट इज वेल विद इन इट्स राइट्स, और वो प्लेंटिफ के अगेंस्ट प्लेंटिफ का कोई लीगल राइट नहीं वायलेट हुआ है उस कंटेक्स्ट में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज दैट सम लीगल रेमेडी मस्ट बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ डैमेजेस. सो बेसिकली जो रॉन्ग हुआ है उसके कंटेक्स्ट में डैमेजेस प्रोवाइड करवाए जा सके या किसी और फॉर्म में भी लीगल रेमेडी प्रोवाइड करवाई जा सके. द एक्ट शुड बी सच. नाउ दिस इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम उबी जस्ट इबी रेमीडियम.
which means where there is a right, there is a remedy. अगर तुम्हारा राइट है तो उसमें रेमेडी भी अवेलेबल होगी, ठीक है. दिस इज व्हाट दिस मैक्सिम स्टेट्स. इनफैक्ट जो तुम्हारा पूरा टॉट लॉ है वो इसी मैक्सिम पर बेस्ड है. दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द मैक्सिम एक्स टर्की causa non oritur actio, which means that an action does not arise from an immoral cause. So to summarize, we have discussed the meaning of the term torts, which has been derived from the word tortum, which means twisted, crooked, or unlawful. It is largely uncodified in nature. We have discussed various definitions of tort. Then we have discussed certain legal reliefs that are available to the plaintiff in case of tort, that can be in the form of damages, injunction, restitution of property. Then there are certain extrajudicial remedies as well, such as re-entry on land, expulsion of trespasser, recapture of goods, and abatement of nuisance. Now, in this debate of whether it is law of tort or law of torts, we have come to the conclusion that it is both law of tort and law of torts. If we see it in the present context, then it is law of torts, and if we see an overall view, that means we see past, present, and future together, then in that context it is law of tort. Law of tort is basically propounded by Winfield and Pollock, and law of torts is propounded by Salmond. Then there are certain general conditions of tort. First one is wrongful act or conduct should be there on the part of defendant. Presence of mens rea is not that important, but it is important in the torts of malicious prosecution and deceit. Then second requirement is that there must be a legal damage or injury that is caused to the plaintiff. In this context, the rule that we follow is injuria sine damnum and not damnum sine injuria. Then third condition is that there must be some legal remedy in the form of an action of damages involved. This is based on the maxim of ubi jus ibi remedium, which means where there is a right, there is a remedy, and the other maxim is ex turpi causa non oritur actio, which means an action does not arise from an immoral cause. Thank you.